हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। इस लेक्चर में हम मार्केट एनालिसिस और फाइनेंशियल इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट हम निकालेंगे। ये लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके पहले दो लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे तो आप चैनल पे विजिट करके इन दो लेक्चर्स को भी लाजमी देखें। तो केस स्टडी एनालिसिस देखते हैं। ये अभी थर्ड लेक्चर है जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसमें हम मार्केट एनालिसिस के डिफरेंट मेथड्स हम देखेंगे कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी अगर हम एक नया बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं और उसकी वजह से हम अपने ट्रैफिक को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज को हम एक्सप्लोर करेंगे। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन हम देखेंगे कि हम अपने कस्टमर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, अपने डिमांड को हम कैसे compete करें और डिफरेंट टाइम्स में हम अपने डिमांड को कैसे पूरा करें। सैंपल्स की डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करें, प्री सैंपल्स हम कैसे प्रोवाइड करें लोगों को मैक्सिमम अट्रैक्शन के लिए। ई कॉमर्स का हमारा क्या रोल हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का हमारा क्या रोल हो सकता है। उसके बाद इकोनॉमिक फिजिबिलिटी हम देखेंगे कि फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स के अलावा टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट क्या होते हैं, लोन्स का क्या प्रोसीजर हो सकता है, हम कैसे लोन ले सकते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स क्या होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम देखते हैं कि उसके अकाउंट का क्या रोल होता है, क्रेडिटर्स के अमाउंट हम देखते हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हम देखते हैं, फ्यूचर में हम अपने रेवेन्यू को कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये डिफरेंट टेक्निक्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। प्रोडक्शन वैल्यू एंड वॉल्यूम। प्रोडक्शन वैल्यू मतलब है कि इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी प्राइसिंग कितनी है, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके पास रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा होते हैं, जबकि छोटे ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। हालांकि उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन वो अपना स्टैंडर्ड जो है वो हाई रखते हैं। वो कोशिश करते हैं कि अपने हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएं ताकि वो बिग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंपटीशन कर सकें। तो वो यूनिक और हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं छोटे ऑर्गेनाइजेशन। जो ट्रेडिशनल चीज़ है उसमें वेरिएशन ज़्यादा है, मतलब रिटेल कॉस्ट में, उसमें कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। कुछ कंपनी जो है वो काउ मिल्क यूज़ करती हैं, कुछ पेस्चराइज मिल्क यूज़ करती है, कुछ अनपेस्चराइज, कुछ गोट पाइप मिल्क यूज़ करती है। तो डिफरेंट वेरिएशंस की वजह से इसमें चीज़ के वैल्यू में भी, चीज़ के प्राइसिंग में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। कंज्यूमर जब भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं वो कंपनी के ब्रांड को भी देखते हैं कि वो कितना कम्पिटिटिव है मार्केट में और उसके प्रोडक्ट जो है वो कितने डायनेमिक्स हैं। सबसे कम प्राइसेस कहाँ पे होती हैं चीज़ पे, मतलब खर्चा भी कम आता है उस पर और प्राइसिंग भी उसकी कम होती है जब वो फ्रेश होता है चीज़। और हाईली प्रोडक्टिव, मतलब हाईली प्रोडक्टिव का मतलब है कि अगर वो ज़्यादा बैच में बन रहा हो, मतलब उस पर खर्चा और भी कम होता है। जितना ज़्यादा बनता है चीज़ उतना ही उस पर खर्चा कम होता है। तो उसके प्रोडक्शन वॉल्यूम के साथ उसका कॉस्ट कम रहता है। जितना उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना उसका खर्चा कम होगा। एजिंग का जो पीरियड होता है, मतलब या जिस दौरान में ये एज हो रहा था, मैच्योर हो रहा है चीज़, तो इस दौरान जो भी चीज़ें यूज़ होती है जैसे इन्वेंट्री, डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो है वो बिल्डिंग यूज़ होता है, रनिंग एजिंग चैम्बर यूज़ होते हैं। और इसके लिए केयर के लिए जो स्टाफ चाहिए होता है, तो ये सारा भी उसके प्राइसिंग में इंक्लूड हो जाता है। इसकी प्राइसिंग ज़्यादा हो जाती है, मतलब ये रनिंग प्राइस इसकी ज़्यादा हो जाती है अगर इसकी मैचुरेशन टाइम ज़्यादा हो, अगर वो ज़्यादा ज़्यादा टाइम में वो बनेगा, मतलब उसका मैचुरेशन टाइम अगर हम बढ़ाएंगे तो फिर उसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा हो जाती है। मतलब ये दो दो अल्टरनेट चीज़ें हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। तो जितना इसका एजिंग टाइम ज़्यादा होगा तो उतना उसकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा स्टाफ की भी ज़रूरत होगी, ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत होगी। और निक की प्रिपरेशन के में कम से कम टाइम लगता है, क्योंकि इसका शेल्फ लाइफ भी कम है। आई थिंक 6 to 7 डेज है कि कितना है, 5 to 7 डेज है। तो इसका शेल्फ लाइफ कम है, तो इसको बनाने में भी टाइम कम लगता है। और ये हायर प्राइसेस में सेल आउट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक जो है वो ज़्यादातर वो लोग पसंद करते हैं ये क्रिसमस में और इस तरह के जो भी गैदरिंग्स वगैरह होती हैं, इसमें ये ज़्यादा सेल आउट होता है। तो इसका कंजम्पशन और भी बढ़ा सकते हैं अगर हम प्रॉपर इसकी मार्केटिंग करें और इसकी एडवर्टाइजमेंट करें। तो ये जो भी यंग पॉपुलेशन है इसको काफ़ी पसंद करते हैं, और इस तरह के फंक्शन में और इवेंट्स जो होती हैं उसमें काफ़ी पसंद किया जाता है। स्किन ड्यू जो है वो तकरीबन हाँ सारा साल जो है ये सेल आउट होता है, इसकी सेल वैल्यू भी ज़्यादा है।
लेकिन इसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका मैच्योरेशन रेट भी ज़्यादा है, मतलब ये 8 हफ्तों तक इसको रखा जाता है और फिर इसके बाद इसको सेल आउट किया जाता है। और इसका सेल मार्जिन जो है उस लिहाज से कम होता है, मतलब जितना उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है तो इसका सेलिंग वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। अगर इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ा दी जाए तो इससे ज़्यादा रेवेन्यू हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा साल जो है ये चलता रहता है और ये सेल आउट होता है। The cobbler cheese is mostly distributed to wholesalers, hotels and restaurants and has attained attention in public due to its taste. तो cobbler चीज़ जो है ये इसको जनरल पब्लिक में भी हम सेल कर सकते हैं। जिस तरह हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी कि हम अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्ट सेलिंग पॉइंट्स बनाएं तो उसमें हम पब्लिक को डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं। पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो भी हम इसकी वजह से बढ़ा सकते हैं। द सेलिंग कॉस्ट ऑफ कॉबलर इज स्लाइटली हायर देन स्किन टू बट इट्स सेल्स रेशो इज लो। कॉबलर क्या ड्रॉबैक है कि इसका सेलिंग कॉस्ट तो ज़्यादा है लेकिन इसका रेशो मतलब ये इतना ज़्यादा सेल आउट नहीं होता जितना स्किन ड्यू होता है। तीनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, फीचर्स जो हैं इनके डिफरेंट है। तो हम डिफरेंट पीपल ऑफ क्लासेस को हम अगर टारगेट करें मार्केट में तो हम अपने प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिक मार्केट्स में, तो यहाँ पे इसकी सेगमेंटेशन आ जाती है, मतलब इसकी मार्केट की सेगमेंटेशन आ जाती है क्योंकि तीनों का डिमांड बिल्कुल डिफरेंट है और तीनों के कॉस्ट प्राइसेस भी डिफरेंट हैं और तीनों को डिफरेंट ओकेजन में डिफरेंट वेन्यूज़ में सेल किया जाता है। द कंपनीज न्यू प्रोडक्ट दैट इज नियरली टू लॉन्च स्किन भान हैविंग स्लाइटली लॉन्गर शेल्फ लाइफ। अच्छा, स्किन 2 के साथ एक रिलेटेड एक और प्रोडक्ट है कंपनी का जो उसे लॉन्च करना चाह रहे हैं अगले कमिंग ईयर्स में और उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। इट्स ओरिएंटेशन इन चीज़ मार्केट विल बी डिफिकल्ट ड्यू टू इट्स न्यूनेस बट सून इट विल बिकम द कंज्यूमर्स फेवरेबल चॉइस। अच्छा, इसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो थोड़ी सी मुश्किल होगी चीज़ मार्केट में, क्योंकि ये तीन टाइप्स तो कंपनी के ऑलरेडी वो उस मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन ये एक नया प्रोडक्ट है तो लोग यूनिकनेस को भी पसंद करते हैं। कंज्यूमर इसको भी पसंद करेंगे, अगर उनको पसंद आया तो वो इसको भी ख़रीदेंगे, लेकिन यूनिकनेस की वजह से या न्यू प्रोडक्ट की वजह से इसके लिए फिर अलग से मार्केटिंग करनी होगी। Comparatively, it can sell in higher prices, let's say £35, and can supply to every major marketplace in Scotland due to longer shelf life. अच्छा, इसका एक और फ़ायदा ये है कि इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस में, इन तीनों की निस्बत ज़्यादा प्राइस में हम इसको सेल कर सकते हैं और इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा है, इनकी निस्बत थोड़ी ज़्यादा है, तो इसको स्कॉटलैंड के दूर मार्केट्स में भी हम सेल कर सकते हैं। इसकी कंपनी की मार्केटिंग एनालिसिस अगर हम बात करें तो द मोस्ट एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट इज यूजिंग सोशल मीडिया सच एज फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एंड गूगल एड्स। हम अगर मार्केट की एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि हम मार्केटिंग को बढ़ा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बिज़नेस को एक्सपेंड करें, तो इसके लिए हमें डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स जो हैं, जितने भी साइट्स हैं, उनको हमने एक्सेस करना होगा ताकि हम अपने प्रोडक्ट की प्रॉपर मार्केटिंग भी करें और उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करें। तो फॉर क्रिएटिंग एंड रनिंग वेबसाइट मार्केटिंग इज़ एन अट्रैक्टिव वे टू गेट वेबसाइट ट्रैफिक इन लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। इसके साथ अगर हम वेबसाइट भी लॉन्च करें, कंपनी अपनी वेबसाइट भी लॉन्च करे, तो उसके साथ भी जो भी ट्रैफिक होगी, ऑनलाइन ट्रैफिक होगी, तो उसको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोकल भी और इंटरनेशनल भी। तो ये दो फ़ायदे भी हैं। हालांकि कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी नहीं जा रही क्योंकि इनके प्रोडक्ट इतने ज़्यादा शेल्फ लाइफ के नहीं हैं, तो हम इसको तो सप्लाई नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन लोकली इसको हम ट्रैफिक गेन कर सकते हैं डिफरेंट टेक्निक से। Analysis of the public's opinion about artisan cheese is essential in a dynamic environment where individuals have information readily available and the ability to voice their views on a regular basis through online platforms। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करने का ये फ़ायदा ये होता है ना कि कंपनी को वो मिल जाती है, आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है, और दूसरी बात यह है कि वो कंज्यूमर अपनी चॉइस खुद भी उसको ढूंढ सकते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं हर चीज़ टाइप के कि उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका कलर कैसा है, तो ये सारा वो खुद भी देख सकते हैं, सारी डिटेल उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, और यहाँ तक कि क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन उनके माइंड में हों तो वो भी कंपनी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं और अपने ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं वेबसाइट पे। तो इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेज है, बट इट हैज़ ऑल्सो सम नेगेटिव impacts on the business as the shelf life of different cheese varieties and languages is too short and needs proper cooling system. The distribution to areas outside Glasgow and Edinburgh will cost more as compared to local market. अच्छा, तो एक मसला ये है कि बिज़नेस अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट लॉन्च करती है तो ये तो ज़्यादातर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं दूर एरिया से उनको कोई ऑर्डर मिलता हो, लेकिन तो ये अपना ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते बल्कि ये ऑर्डर दे नहीं सकते, क्योंकि एक तो इस कंपनी के जो भी चीज़ टाइप्स हैं उनका शेल्फ लाइफ काफ़ी छोटा है, स्मॉल है, और दूसरी बात ये है कि इसके लिए प्रॉपर कूलिंग सिस्टम भी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल इसको कंपनी जो है वो बना लिया, ठीक है, उसने कुछ पैक्स बना लिए हैं
चीज़ के, और अभी वो सेल नहीं हो रहे, उनका ऑर्डर नहीं आया, तो इसके लिए प्रॉपर कूलिंग सिस्टम भी चाहिए वो, ताकि वो उसको सेव करें। और ग्लासगो और एडिनबरा से आउटसाइड एरियाज़ में अगर ये कॉस्ट सेल करेंगे तो इसके लिए फिर कॉस्ट भी बढ़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस भी ज़्यादा होंगे ट्रांसपोर्टेशन के। When the company's market is expanding, the company needs market orientation strategy to enter in the competitive market by selling its unique products, and once the consumer base is raised, the demand will increase dramatically. वैसे जब कंपनी अपने मार्केट डिमांड उसको एक्सपेंड कर रही है, तो उसको ऐसे ओरिएंटेशन मार्केट ओरिएंटेशन स्ट्रेटजीज चाहिए ताकि वो कम्पिटिटिवली मार्केट में एंटर करे और अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड करे और उनको सेल करें और नए कस्टमर्स बनाएं। तो इसी तरह इनकी डिमांड बढ़ेगी। जितनी डिमांड इनकी बढ़ेगी उतनी उसकी कॉस्ट पे भी खर्चा कम आएगा, उतना है उसके रनिंग कॉस्ट कम होंगे। कस्टमर्स में नीड टू ट्राई द प्रोडक्ट्स बिफोर परचेजिंग टू गेन देयर लॉयल्टी। कस्टमर्स जो है वो उनको टेस्ट भी करवाया जा सकता है अपने प्रोडक्ट्स, तो इस तरह भी लॉयल्टी हासिल की जा सकती है कंज्यूमर्स की। इफ़ द प्रोडक्ट्स आर एक्सेप्टेबल टू देम देन गुड वे इज टू डिस्ट्रीब्यूट सैम्पल्स टू जनरेट मोर सेल्स। अच्छा, तो सेल करने का एक तरीका ये भी है कि उनको सैम्पल्स प्रोवाइड किए जाए। जब सैम्पल्स प्रोवाइड हम करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि कंज्यूमर उसको खुद टेस्ट करके वो बता देंगे कि मतलब उनको लेना है या नहीं लेना। By adopting fast distribution systems and raising the product pricing, including transportation charges for online and offline deliveries to far areas, can solve the financial issues and increase productivity. अच्छा, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को अपनाएं, मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स जो हमें सस्ते भी पड़ते हैं और उनका सिस्टम भी फास्ट हो, वो जल्दी अपने हमारे प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाए, डिलीवर करें, और हम अपने प्राइसेस को भी थोड़ा इंक्रीज़ करें जिसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी इंक्लूड होंगे। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हम डिलीवरीज दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन डिलीवरी मतलब वेबसाइट पे या किसी भी डायरेक्ट साइट से या सोशल मीडिया वेबसाइट से हमारे जो पेजेस या ग्रुप्स होंगे उनको अगर उन पे भी हमें ऑर्डर मिल सकता है, और ऑफलाइन डायरेक्ट कॉल करके भी हमें ऑर्डर मिल सकता है, या कोई होटल्स वगैरह को का ऑर्डर हो या फार्मर मार्केट्स का कोई ऑर्डर हो, तो वो भी हम उनको सप्लाई कर सकते हैं दूर दराज एरियाज में भी। तो उसके मतलब जितने उसकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होगी वो अलग से ट्रांसपोर्टेशन उसके चार्जेस इंक्लूड होंगे, तो ये से भी हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल द शेल्फ लाइफ ऑफ स्किन टू इज़ 3 वीक्स एंड कॉस्ट $20 पर केजी। फॉर एग्जांपल स्किन टू जो एक प्रोडक्ट है इसका शेल्फ लाइफ 3 वीक्स है और कॉस्ट £20 पर केजी। लेट्स से इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अराउंड £4 per box and other additional costs like social media marketing cost of £2 for each delivery box. Then the new price of skin 2 is now $26 पर केजी। तो अगर हम इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर एग्जांपल, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वेरिएबल है, इसको हम फिक्स नहीं रख सकते क्योंकि ये वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल जिस एरिया में हम इसको मतलब 1 केजी स्किन 2 को हम डिलीवर करना चाह रहे हैं उस तक वहाँ तक £4 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, और इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह की कॉस्ट हम इंक्लूड कर देते हैं, तो वो £2 पर ईच बॉक्स है, ठीक है। तो इसकी टोटल प्राइसिंग जो है वो स्किन टू की हम कितने रिसीव करेंगे £26 पर केजी। तो इसमें से £4 तो ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को चले जाएंगे, तो बाकी हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 22, मतलब सॉरी हमारा सेल कितना होगा, सेल प्राइस £22 पर केजी। तो इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो चार्जेस भी हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द डेस्टिनेशन फ्रॉम द चीज इन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वही डिपेंडेंट है एरिया पे कि कितना दूर है और कौन सी टाइप की कंपनी या कौन सी टाइप की व्हीकल्स यूज़ हो रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इट्स अ मिनिमम प्राइस फॉर अदर चीज इन स्कॉटलैंड, व्हाइल अदर चीज टाइप्स इन स्कॉटलैंड आर सेलिंग इन हायर प्राइसेस देन दैट। ये बहुत स्कॉटलैंड में ये बहुत कम से कम प्राइस है, हालांकि इससे ज़्यादा प्राइस में स्कॉटलैंड में चीज़ फ़रोख्त हो रहे हैं जो आर्टिजनल चीज़ टाइप्स हैं, इससे ज़्यादा प्राइस में सेल हो रहे हैं। द अपडेटेड प्राइसेस आफ्टर एडिंग ओनली एडिशनल कॉस्ट इन एलसीसी कंपनी प्रोडक्ट्स आर विदाउट इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आर। तो यहाँ पे हम इसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये डिपेंडेंट है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन डेस्टिनेशन फ्रॉम द चीज़री और टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। हम जो नए अपडेटेड प्राइसेस हैं जो कंपनी मतलब इनके जो पहले प्राइस थे वो £20 पर केजी थे, लेकिन अभी जो अपडेटेड प्राइस है वो यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है, तो £2 हर एक के हमने £2 इंक्रीज कर दिया है प्राइस। स्किन 2 पर केजी की इसकी प्राइस है, ठीक है। ऑर्गेनिक 32 केजी £32, कॉबलर £24 एंड स्किन फान इज़ 37। इसकी प्राइस हमने खुद से £35 सेलेक्ट किया है क्योंकि इन तीनों की नस्बत इसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, ऑर्गेनिक से भी स्किन 2 से भी और कॉबलर से भी, तो इसकी प्राइस भी हम ज़्यादा रख देते हैं। तो इसकी नॉर्मल प्राइस हमने 35 रखी है, तो इसको अभी बढ़ा के अपडेटेड प्राइस इसकी 37 हो गई। अकॉर्डिंग टू आवर वेबसाइट इन्फॉर्मेशन द इजल ऑफ मोल चैटर
is a traditional farmhouse cheddar made from cow milk is selling at 29.75 pounds per kg विदाउट इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस। तो इस मोल जो शेटर है इसके प्राइसेस जो हमने मुख्तलिफ वेबसाइट से देखें वो 29.75 है। Comparing the expected prices of LCC company, the following table shows the price of different famous artisanal cheese types selling in Scotland at higher prices। अच्छा, तो अगर हम हाईलैंड ब्री की बात करें तो इसकी प्राइस है 26.36, लेनार्क ब्लू की प्राइस है 49.75, क्राउटी की प्राइस है 23, क्वेपोक की प्राइस है 43.63 एंड इजल ऑफ मोल शेडर की प्राइस है 29.75। अच्छा, इसमें आगे हमने पीछे हमने देखा था सर, मैं एक और फाइल भी ओपन करता हूँ। इसमें कुछ जो है अनपेस्चराइज्ड मिल्क है वो सस्ते भी होते हैं। जी, यहाँ पे अगर हम देखें इजल ऑफ मोल शेडर की प्राइस कम है, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये काऊ मिल्क है लेकिन अनपेस्चराइज्ड काऊ मिल्क है, तो इसकी वजह से भी इसकी प्राइस कम है। जो पेस्चराइज्ड मिल्क होते हैं ये मैक्सिमम ज़्यादातर, ये शीप का जो है ये भी महंगा होता है। लेनार्क ब्लू का अगर हम देखें तो देखें ये शीप का है तो इसकी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन इसकी प्राइस देखें तो हम 29.75, ये अनपेस्चराइज्ड है तो उस लिहाज से भी इसकी प्राइस ज़्यादा है। द मेजर टारगेट सेलिंग एरियाज ऑफ लॉगी चीज़ कंपनी आर स्टर्लिंग, ग्लासगो एंड एडिनबरा। मेजर टारगेट मार्केट्स जो है इसके स्टर्लिंग में ये सेल कर रहे हैं कंपनी, ग्लासगो में और एडिनबरा में ये कंपनी सेल कर रही है, मतलब लॉगी चीज़ कंपनी। बिगर मार्केट्स हायर सेल रेशो बट हायर कम्पिटिटिव, जितनी मार्केट बड़ी होगी उतनी सेल्स ज़्यादा होगी लेकिन वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होगी। द कंपनी कैन डिफरेंशिएट इटसेल्फ ड्यू टू इट्स प्रोडक्ट यूनिक आर्टिजनल टेस्ट एंड टेक्सचर इन दीज मार्केट्स। तो ये अपनी कंपनी अपने प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन कर सकती है बाकी प्रोडक्ट से, मतलब ये जो लोकली अवेलेबल है चीज़ टाइप्स के, तो इनसे ख़ुद को डिफरेंशिएट कर सकती है बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्ट यूनिकनेस और टेक्सचर। अपने प्रोडक्ट से यूनिकनेस से, टेक्सचर से और प्राइस से ख़ुद को यूनिक रख सकती है। Looking at the statistics, the company can sell more cheese economically with less efforts if the Glasgow and Stirling cities are targeted more than Edinburgh, since Glasgow is comparatively nearer and its population is almost double। तो अगर हम तीनों सिटीज़ की स्टेट्स की बात करें, स्टर्लिंग, ग्लासगो और एडिनबरा में, तो ये ज़्यादा सेल कर सकती है वहाँ पे। इफ़ हाँ, ग्लासगो स्टर्लिंग में अगर ये सेल करती है क्योंकि ग्लासगो की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और ये नियर भी है, ज़्यादा नज़दीक है, एडिनबरा से ज़्यादा नज़दीक है। तो ग्लासगो सिटी की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ये इसकी पॉपुलेशन है, सिटी ऑफ एडिनबरा है और ये स्टर्लिंग है। ठीक है, तो तीनों की पॉपुलेशन डिफरेंट है। ये हमने यहाँ से हमने स्टेटिस्टा एक वेबसाइट है वहाँ से हमने ये डेटा लिया है। अच्छा, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी हम देखते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस, इसको रीड आउट करते हैं, ज़रा इसको समझते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग की फाइनेंशियल ऑपरेशनल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि इसके की फाइनेंशियल और ऑपरेशनल और इकोनॉमिक जो भी एलिमेंट्स है कंपनी के वो हम इसमें स्टडी करते हैं। प्रोडक्टिविटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आर टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट। प्रोडक्टिविटी कितनी है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंपनी की कितनी है, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल रिपोर्ट में। ड्यू टू स्मॉल साइज, आउटडेटेड मशीनरीज, लैक ऑफ मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड लेस प्रोडक्टिविटी, स्मॉल स्केल एंटरप्राइज कैन नॉट कम्पीट इन द मार्केट विद लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज। तो ये वही बात है कि बड़ी कंपनीज का मुकाबला तो ये नहीं कर सकती छोटी कंपनीज, बिकॉज ऑफ इनकी मशीनरी आउटडेटेड होती है, इनके पास मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक्स नहीं होते और प्रोडक्टिविटी भी इनकी छोटी होती है, मतलब कम होती है। विदाउट इंप्रूविंग प्रोडक्ट्स क्वालिटी, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट एक्सपेंशन, एलसीसी कैन नॉट अचीव इट्स सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ। तो जब तक ये अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बढ़ाएगी और इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएगी और अपने मार्केट को एक्सपेंड नहीं करेगी तो ये बिजनेस ग्रोथ को नहीं अचीव कर सकती। The complete balance sheet of the Logi Cheese Company was shared including the assets and liabilities of year 2021 and 2022। तो इसका कंप्लीट जो बैलेंस शीट है वो नीचे हमने उसमें भी दिया है अपेंडिक्स में, और इसके ज़रा सेक्शन हम देखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स मतलब जो चेंज नहीं होते हैं, जो जिस तरह इसमें बढ़ते भी हैं कि हमारे पास जो लैंड है, बिल्डिंग है, ये फिक्स्ड एसेट्स में आ जाता है, या व्हीकल्स हो गए डिफरेंट। The LCC company own tangible as well as intangible fixed assets। LCC कंपनी में tangible और intangible assets आते हैं, फिर देखेंगे कि tangible कौन से intangible कौन से। intangible assets in this case that include goodwill cost and amortization। इसमें goodwill cost है और amortization है। goodwill cost वो cost होती है ना जो कंपनी मतलब उसको एक नाम मिल जाता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी सेल करते हैं तो उसने अपना एक नाम बनाया होता है, तो उसका जो नाम है ना वो एक गुडविल कॉस्ट है, उसने मार्केट में कोई नाम बनाया होता है। और एमोर्टाइजेशन जो है ये भी एक तरह से इसमें वो है लाइबिलिटीज़ है।
द नेट बुक वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स शोज स्लाइटली डिक्रीज फ्रॉम 2021 टू 2022। हम आगे इसमें देखेंगे ना, अब उसमें सबर में ज़रा ये इसको ओपन करते हैं। अच्छा, इसको ओवरव्यू करें तो ये इंटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स, इसमें 2022 का डेटा दिया हुआ है, 2021 का डेटा दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम बात करें इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो इसमें इंटेंजिबल एसेट्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन टेंजिबल एसेट्स थोड़े से कम है। 370 2021 में इसके टेंजिबल एसेट्स थोड़े ज़्यादा हैं। और अगर हम दोनों फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो 2022 में फिक्स्ड एसेट्स थोड़े से ज़्यादा है। वैसे करंट एसेट्स इसकी कौन से हैं, उसमें स्टॉक्स आ जाते हैं, डेप्टर्स आ जाते हैं, मतलब किसी को इसने कर्ज दिया हुआ है या बैंक में जो क्या पैसे पड़े हुए हैं, तो ये करंट एसेट्स हैं। फिर क्रेडिटर्स अमाउंट फॉलिंग ड्यू विद इन 1 ईयर, वो पैसे जो इसको कंपनी को 1 साल के अंदर देने होते हैं, वो अमाउंट फॉलिंग ड्यू विद इन 1 ईयर है। नेट करंट एसेट्स, तो ये यहाँ से हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से इसके ये नेट करंट एसेट्स आ जाते हैं। ये करंट एसेट्स हैं, इसको हम माइनस करते हैं। टोटल एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटीज़, इसकी लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटीज़ को फिर देखते हैं कि इसकी लाइबिलिटीज़ कितनी है। क्रेडिटर्स अमाउंट फॉलिंग आफ्टर मोर देन 1 ईयर, तो मोर देन 1 ईयर वो पैसे होते हैं ना जो इसको या तो किस्तों में देने पड़ते हैं, या इसने लॉन्ग टर्म में जो पैसे लिए होते हैं कहीं से, मार्केट से या बैंक से, तो वो पैसे होते हैं। प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ के जो पैसे होते हैं। नेट एसेट्स, टोटल इसके पास नेट एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ को माइनस करके जो टोटल पैसे बन जाते हैं, मतलब टोटल एसेट्स है। टोटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स या नेट एसेट्स से जो हम बाकी सारे पैसे हटा देते हैं, यहाँ पे टोटल एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटीज़ हैं, इससे हम जब ये दोनों माइनस कर देते हैं, हाँ ये दोनों माइनस कर देते हैं, ये तो नेट एसेट्स आ जाएंगे। कैपिटल एंड रिजर्व्स, इनके पास जो कैपिटल या जो भी रिजर्व जो भी अमाउंट है वो कैपिटल कॉस्ट में भी हो सकता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स में भी हो सकता है। जो इनके पास एक्स्ट्रा वो रिजर्व्स जिनकी वैल्यू कम हो जाती है, मतलब थोड़ी कम हो जाती है, तो वो रिजर्व्स कितने हैं। जिस तरह वियर एंड टियर होता है किसी, फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है वो उसमें कुछ टाइम के बाद, तो वो उस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं वो रिवैल्यूएशन रिजर्व होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो, उसमें इनके अकाउंट में कितने पैसे हैं, शेयर होल्डर फंड्स कितने हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर आ जाता है एम्प्लॉयज़ कितने हैं। टोटल 2021 में 14 थे, 2022 में इसके 16 एम्प्लॉयज़ हैं। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में ये फिर आ जाते हैं गुडविल, यहाँ पे कॉस्ट और अमोर्टाइजेशन, ये दो चीज़ें जो है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में है। कॉस्ट इनके पास 81 जून 2021 में कितने पैसे थे, 31 मई 2022 में कितने पैसे हैं। तो ये जो है ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, कॉस्ट है, इसमें ऐड हो जाते हैं 4905, ये दोनों एक दूसरे से माइनस हो जाते हैं। तो एडिशन और डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब जो इससे रिमूव हो जाते हैं, और एडिशन जो इसमें ऐड हो जाते हैं। एमोटाइजेशन में 300 514 है प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, ऑन डिस्पोजल्स ये माइनस हो जाएंगे। तो 31 मई में इसके पास टोटल 3654 एमोटाइजेशन कॉस्ट है। यहाँ पे ये डेफिनेशन हम देखते हैं ना, amortization of intangible assets is the process by which the cost of such an asset is incrementally expensed or written off over time। मतलब वो अमाउंट जो कम होती जाती है, मतलब टाइम के साथ थोड़ी कम हो जाती है उसकी वैल्यू, तो उसको amortization कहते हैं। amortization इंटेंजिबल एसेट्स के साथ लिंक है, जबकि डिप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स के साथ आती है। ठीक है, ये वैल्यू। अच्छा, फिर आगे हम देखते हैं, यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स हो गए, यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स आ गए। हम्म, हाँ, यहाँ पे अच्छा, ये लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट है, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स और टोटल टोटल अमाउंट, ये तीनों ऐड हो जाते हैं, ये टोटल बन जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी है, डिप्रिसिएशन कितनी है, ये टेंजिबल एसेट्स हैं। और यहाँ पे नेट बुक वैल्यू कितनी है, कॉस्ट और इनको मिला के यहाँ पे टोटल आ जाएगी। यहाँ से डिप्रिसिएशन, सॉरी, इससे माइनस हो जाएगी, कॉस्ट से माइनस हो जाएगी, यहाँ पे नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। और प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है इसकी अपनी कॉस्ट कितनी है, इसमें डिप्रिसिएशन कितनी आई है, मोटर व्हीकल की टोटल प्राइस कितनी है, कॉस्ट कितनी है, ये एसेट्स कितने हैं, और इसमें डिप्रिसिएशन कितनी आई है। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगी 317,592 31 मई 2022 में, और 303,346 जो है ये 31 मई 2021 में, तो दोनों सालों में। तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे गिवन है, ये यहाँ पे 317 और 303, तो ये हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं, इसको यहाँ पे टोटल लिखा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। और फिर आगे जो है यहाँ पे फ्री होल्ड है, लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट से यहाँ पे है।
तो ये भी लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगे। डेप्टर्स भी लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगे, ये भी लाइबिलिटीज़ में है। क्रेडिटर्स अमाउंट फॉलोइंग ड्यू विद इन 1 ईयर, और ये ड्यू आफ्टर 1 ईयर। तो ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे इन्होंने निकाले हुए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखे हैं यहाँ के ऊपर। यहाँ पे ये वैल्यूज़, यहाँ पे इन्होंने जो ये वैल्यूज़ लिखे हैं ये नीचे इन्होंने टेबल से निकाली हैं ये। तो क्रेडिट कौन सी अमाउंट जो है विद इन 1 ईयर है? बैंक लोन्स एंड ओवर ड्राफ्ट्स हैं, ऑब्लिगेशन अंडर फाइनेंस, लीज एंड हायर परचेज, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड टैक्सेस हैं, और अदर क्रेडिटर्स हैं। और जो आफ्टर 1 ईयर है इसमें बैंक लोन्स आ जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लोन्स हैं, या ऑब्लिगेशन अंडर फाइनेंस, लीज एंड हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट, या कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो इन्होंने पहले से हासिल किए होते हैं और उनकी इन्होंने पेमेंट करनी होगी। लोन्स जो इन्होंने कोई कर्जा वगैरह लिया होता है, कोई एक्स्ट्रा कर्जा जो इन्होंने इसके अलावा कोई लिया हो किसी और से, जो तो वो भी आ जाता है यहाँ पे। और रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, जो इनके रिजर्व्स की जो वैल्यू कम होती है, मतलब जो पहले जो वैल्यू होती है वो कुछ टाइम के बाद वो कम हो जाती है। अदर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हो गए, तो ये भी इसमें आ जाते हैं, लाइबिलिटीज़ में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा हम यहाँ पे आते हैं। तो द इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स ऑफ द कंपनी कैन ओनली बी इंक्रीज इफ द सजेस्टेड स्ट्रेटजीज ऑफ मार्केट ओरिएंटेशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इम्प्लीमेंटेड। अगर हम वो स्ट्रेटजीज अप्लाई करें जो हमने यहाँ पे जो सजेस्ट किए हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है और मार्केट ओरिएंटेशन, ये पॉलिसीज़ अगर हम अपनाएंगे तो हम इनके इंटेंजिबल एसेट्स को हम बढ़ा सकते हैं। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी को कौन कौन से हैं, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन एंड व्हीकल्स वगैरह जो भी हैं, तो ये सारे टेंजिबल एसेट्स हैं। नेट बुक वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स फ्रॉम द कैलकुलेशन शोज एन इंक्रीज फ्रॉम 303 इन द कंसेक्यूटिव ईयर्स। 2021 से 2022 में इसमें प्राइस में वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, इसमें टेंजिबल एसेट्स इसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिंस द कंपनी इज ग्रोइंग बाय एडिशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन बाय हायरिंग मोर एम्प्लॉइज, टारगेटिंग न्यू मार्केट्स एंड कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, इट नीड्स टू रिड्यूस डिप्रिसिएशन एंड एक्सपेंड बिजनेस टू इंक्रीज द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो जब एक और प्रोडक्ट भी ये लॉन्च कर रही है कंपनी, तो इसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, इसके लिए ज़्यादा लोग भी हायर करने होंगे, और नए मार्केट्स को टारगेट करके और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को प्रॉपर बना के ये डिप्रिसिएशन को कम से कम रख सकती है और अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है। करंट एसेट्स हमारे पास क्या है? फ्रॉम द अपेंडिक्स एंड बैलेंस शीट कैलकुलेशन, द मेजर डिक्रीज ऑफ हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन करंट एसेट्स इन द कंसेक्यूटिव ईयर। अच्छा, तो यहाँ पे करंट एसेट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं कंसेक्यूटिव ईयर्स में। कंसेक्यूटिव ईयर्स में करंट एसेट्स हमारे कम हो जाते हैं, मतलब ये कम तो नहीं होने चाहिए। बिजनेस की जो पॉलिसीज़ होती है, तो अगर ये इसमें कमी आ रही है तो मतलब ये अच्छी बात नहीं है। करंट एसेट्स इसके कम हो रहे हैं, तो इसके कई वजूहत हैं कि ये क्यों कम होती है। दिस इज़ ड्यू टू द डिक्लाइन इन इन्वेंट्रीज एज वेल एज डेप्टर्स। तो ये इस वजह से भी या तो इसके जो असासे हैं वो कम हो जाते हैं, या इन पे कर्ज ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से भी इनके करंट एसेट्स बढ़ जाते हैं। तो ये कर्ज क्यों कंपनी की लेती है? कंपनी एक वजह से तो ये भी ले सकती है कि अगर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है तो वो और कर्जा लेगी, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करे, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को लॉन्च करे, और यहाँ पे वो ज़्यादा आगे सालों में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। तो इस वजह से भी इसके एसेट्स कम हो सकते हैं। तो ये भी एक तरह से एक पॉजिटिव सेंस में भी हम ले सकते हैं कि इसको, अगर फॉर एग्जांपल उसने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए डेप्ट कर्ज लिया है तो ये तो अच्छी बात है। ऑल्सो देयर इज़ नो सेव्ड कैश इन अकाउंट्स इन ईयर 2022। ठीक है, 2022 में इनके पास कोई कैश सेव नहीं है। द डिक्रीज इन करंट एसेट्स में बी ड्यू टू सेवरल रीजन लाइक पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, या तो बिज़नेस जो है पुअर परफॉर्मेंस इसकी अच्छी नहीं है बिज़नेस की, और या डेप्ट एक्यूमुलेशन है, या कुछ कर्जा जो है इन्होंने वापस किया है, ज़्यादा कर्जा इस साल उन्होंने वापस किया है, या ये बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इस वजह से भी ये इसके करंट एसेट्स कम हो रहे हैं। नेट एसेट्स क्या है? द कंप्लीट कंपनी एसेट्स आर ग्राफिकली शोन बिलो। इसके जो कंप्लीट एसेट्स हैं यहाँ पे शो है। ऑब्जर्विंग द ग्राफ ओनली द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी वर इंक्रीज्ड फ्रॉम द कंसेक्यूटिव ईयर। डिफरेंट नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ अ बिजनेस मे बी ऑब्टेन्ड बाय कंट्रास्टिंग नेट एसेट्स विद एडिशनल फाइनेंशियल मेजर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे 2022 में बढ़े हैं, करंट एसेट्स कम हुए हैं, नेट एसेट भी कम हुए हैं, और नेट करंट एसेट्स भी कम हुए हैं। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे इसके फिक्स्ड एसेट्स जो हैं उनकी वैल्यू बढ़ी है। Due to the short shelf life of cheese product, the company needs to implement unique business strategy by targeting youngsters and artisanal cheese lovers and market the products instantly without any delays। तो कंपनी को जो है बिजनेस स्ट्रेटजी ऐसे बनानी चाहिए कि वो यंगस्टर्स को ज़्यादा फोकस करे और अपने प्रोडक्ट को मार्केट करे, ताकि वो कम शेल्फ लाइफ की वजह से भी ज़्यादा सेल आउट हो। New market orientation can increase the cheese demand, ultimately its production, and consecutively increase the value of net assets in next 5 to 10 years। तो कमिंग ईयर्स में ये अपने एसेट्स को बढ़ा सकते हैं, नेट एसेट्स को, अगर ये मार्केट ओरिएंटेशन ठीक तरह से करे और अपने चीज़ डिमांड को मीट करे और उसको इंक्रीज़ करे।
फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग है, द लॉन्ग टर्म टेंजिबल एसेट शोज depreciation in its current carrying value as there was a gradual decrease in its value and it may be due to wear and tear of buildings with expansion of business as more labor and extended building facilities will be needed for cheese production, the value of these assets will increase gradually। अच्छा, ये जो assets हैं बिजनेस के, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग के, तो इसकी वैल्यू मतलब इसका मतलब ये है कि लैंड और या बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो कितनी बढ़ी है या कितनी कम हुई है। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी वैल्यू थोड़ी कम हुई है। अगर हम 2021 की बात करें तो ये इस वजह से भी हो सकती है कि कोई भी बिल्डिंग मतलब अगर थोड़ी सी ख़राब हुई हो, उसकी वैल्यू जो है वो कम हुई हो, तो ये इस वजह से भी हो सकती है। तो अच्छा, इसमें एक और बात है कि अगर बिज़नेस को एक्सपेंड अगर ये बिज़नेस और एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो इसको ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होगी और ज़्यादा बिल्डिंग फैसिलिटी की भी ज़रूरत होगी। द वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स, तो इस तरह इनके वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, मतलब इनके एसेट्स बढ़ जाएंगे, इनके लिए ज़्यादा लैंड और बिल्डिंग की वजह से इनके एसेट्स बढ़ जाएंगे। लोन्स, द कंपनी बैलेंस शीट शोज अ टोटल लोन ऑफ £10,726 बोरोड इन ईयर 2021 व्हाइल देयर वाज नो बोरोड लोन इन 2021। तो कंपनी ने 2021 में तो लोन बोरो किया है लेकिन 2022 में कोई लोन बोरो नहीं किया। तो दिस डिक्रीज इन लोन इज गुड फॉर स्पेंडिंग इन न्यू मार्केट ओरिएंटेशन टू मीट कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट बट टू एक्सपेंड बिजनेस द कंपनी कैन बोरो शॉर्ट टर्म लोन एंड रीपे फ्रॉम प्रॉफिट्स। तो कंपनी ने जो है 2022 में तो लोन नहीं लिया, ये अच्छी बात है। और ये जो मतलब जो लोन नहीं लिया तो जो पेमेंट उनके पास एक्स्ट्रा है तो इससे भी अपना बिज़नेस एक्सपेंड कर सकते हैं। और एक और तरीका है कि बिज़नेस अगर फॉर एग्जांपल एक्सपेंड कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म लोन्स भी ले सकते हैं और प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा उससे वो रिपे कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ द कंपनी शोज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन टू प्रोवाइड मोर प्रिसाइज एविडेंस ऑफ properties worth on the balance sheet. The revaluation reserve in were kept constant at, अच्छा दोनों सालों में जो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स हैं वो सेम है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स मतलब वो रिजर्व्स जिनकी वैल्यू डिक्लाइन होती है या कम होती है उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व से। अच्छा, यहाँ पे हमने फोरकास्टिंग की है। फोरकास्टिंग मतलब हम अपनी रेवेन्यू को एक्सपेक्टेडली अगले सालों में 5 से 10 सालों में किस तरह हम अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। हमारा ये भी एक मेन टारगेट था कि हम अपने सेल्स को इंक्रीज़ करें ताकि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें अगले 5 से 10 सालों में। तो इसकी फोरकास्टिंग हम करते हैं कि हमने इसकी फोरकास्टिंग कैसे करनी है आगे इन सारी फाइंडिंग्स से। The artisanal products prominence has been supported by the expansion of cheese market in UK. The expected revenue can be increased only if the current company assets and expected sales are increasing and liabilities are decreasing with time. तो इसकी रेवेन्यू तब बढ़ेगी अगर इसके लाइबिलिटीज़ कंपनी के लाइबिलिटीज़ कम होंगे और इसके एसेट्स और सेल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। The expected revenue from different cheese types differed due to differences in duration of yield and price, but the yield duration was considered similar for general calculations. अच्छा, मुख्तलिफ चीज़ टाइप्स की जो रेवेन्यू है वो डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए हमने जो यील्ड ड्यूरेशन है मतलब जितने टाइम में ये बनता है उसको हमने फिक्स रखा है, सेम रखा है विद सारी कैलकुलेशंस में। ये हम आगे बताते हैं कि मैंने कैसे सेम रखा है। मतलब तीनों के लिए जो है टाइम डिफरेंट है, प्रिपरेशन टाइम डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको फिक्स रखा है अपनी कैलकुलेशंस के लिए। बाय ऑब्जर्विंग द स्टेटस ऑफ द लोगी चीज़ कंपनी, लेट अस अज्यूम दैट द डेली टारगेट ऑफ द कंपनी इज टू प्रोड्यूस 700 पैक्स ऑफ डिफरेंट चीज टाइप्स टू मीट इट्स डिमांड, देन द टोटल डेली रेवेन्यू टू बी जनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन विल बी 7700 एंड अर्ली रेवेन्यू ऑफ दिस अमाउंट। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ये कंपनी का जो डिमांड है वो डेली डिमांड जो है वो ये है कि 700 पैक्स इसने बनाने हैं, ठीक है। तो ये एक दिन के लिहाज से ये 7700 पाउंड्स रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं विदाउट एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस इसे हमने नहीं घटाए, ये ओवरऑल अमाउंट है जो यहाँ से रिसीव होगी। और अर्ली रेवेन्यू जो है वो इतनी होगी। तो ये हमने कहाँ से निकाली, ये जो कैलकुलेशन है इन तीनों की जो वैल्यूज़ है वो डिफरेंट है, इन तीनों को हमने फिक्स रखा है। फॉर एग्जांपल स्किन टू ऑल नेक कोबलर स्किन बाउंड, इन सब को हमने 700 पैक्स से यहाँ से एज्यूम किए, सबको इक्वली डिवाइड किया और यहाँ से हमने इसके अमाउंट निकाली। तो ये 700 पैक्स की इतनी अमाउंट बनेगी, ठीक है। This target can only be achieved if the company is working with 14 permanent staff members working for 30 days, 300 days in a year. ये टारगेट तब अचीव होगा और इतनी अर्ली रेवेन्यू तब जनरेट होगी अगर ये 14 मेंबर्स काम करें, परमानेंट काम करें 300 डेज तक, मतलब साल में 300 दिन तक ये काम करते हैं। If only 7 individuals are full time and 7 members are part time workers working on 6 months during high demand periods, then the total early revenue will become
अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल 7 इंडिविजुअल जो है ये फुल टाइम है और 7 मेंबर्स पार्ट टाइम है, और ये पार्ट टाइम मेंबर सिर्फ 6 महीने काम करते हैं, तो यहाँ पे जो है ये 7 मेंबर्स जो सारा साल काम करते हैं 300 डेज़, तो इनकी रेवेन्यू ये होगी। और जो बाकी 7 मेंबर्स हैं जो सिर्फ 6 महीने काम करेंगे, उनकी रेवेन्यू ये होगी। इन दोनों को ऐड करके ये अमाउंट बनेगी। डिपेंडिंग ऑन न्यू मार्केट डेवलपमेंट एंड सेल वैल्यू ऑफ ऑरिजिनल चीज़ एंड लो की चीज़ कंपनी, द लेवल ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज द नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स विल इंक्रीज। तो जितनी इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, उतनी सेल ज़्यादा होगी, उतनी नंबर ऑफ स्टाफ भी ज़्यादा होंगे। द कंपनी शुड अचीव दिस टारगेट इन कमिंग 4 to 5 years फॉर सक्सेसफुल एंड सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। अच्छा, कंपनी जो है अपने बिज़नेस को बढ़ा सकती है आने वाले 5 से 10 सालों तक, अगर ये इस टारगेट को अचीव करेगी तो ये टारगेट मैक्सिमम टारगेट है, मतलब ये ज़रूरी नहीं कितना ही टारगेट ये अचीव करे, लेकिन इनका टारगेट ये होना चाहिए। अच्छा, इसको अगर हम देखें तो प्रोडक्शन क्वांटिटी 200 ग्राम्स पैक पर डेली, ये 200 ग्राम्स के पैकेट्स बनाते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल 200 पैक्स बनाते हैं, इसके 200 पैक्स बनाते हैं, कॉबलर के भी 200 बनाते हैं, स्किन बांध के 100 पैक्स बनाते हैं, क्योंकि इसका मेचुरेशन टाइम भी ज़्यादा है, तो इसके लिए इसको इतने ज़्यादा नहीं बना सकते। ये नया प्रोडक्ट भी है तो इसको इसके हाफ बनाते हैं। अच्छा, इससे रेवेन्यू जो जनरेट होगी वो 880 होगी। इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगी ये अकॉर्डिंग टू द न्यू प्राइसेस, यहाँ पे जो हमने नए प्राइसेस रखे हैं, ये इन प्राइसेस को देखते हुए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया है हमने। यहाँ पे नंबर ऑफ पैक्स है, 200 पैक्स हैं, तो ये तो प्राइस यहाँ पे वो है 1 kg की प्राइस थी, वो ऊपर जो टेबल है, तो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया 200 से, ठीक है। और इसकी जो अपनी प्राइस है वो आई थिंक 22 है, तो उसको भी हमने उससे मल्टीप्लाई किया तो 880 आ जाएगी। यहाँ पे ऑल्ड निक है 200, तो 1280। यहाँ पे 200 है तो ये 14800। स्क्रीन बाउंड की जो है इसकी रेवेन्यू ये होगी, ठीक है। तो इसकी 300 डेज़ की रेवेन्यू ये होगी, इसकी ये रेवेन्यू होगी, इसकी ये रेवेन्यू होगी, इसकी ये रेवेन्यू होगी। तो ये तब जब ये 14 मेंबर्स यहाँ पे काम करते हैं इतने दिनों तक, ठीक है। तो ये इसकी रेवेन्यू 2 लाख 300 कुछ ऐसा 310,000, तो ये इसकी रेवेन्यू होगी। अच्छा, आगे रिकमेंडेशन में जाते हैं तो रिकमेंडेशन में हम क्या कहते हैं कि गेन मोर सप्लायर्स बाय अप्रोचिंग हाई डिमांड चीज़ मार्केट्स टू सेल मोर प्रोडक्ट्स। हम ज़्यादा सप्लायर्स हासिल कर सकते हैं अगर हम हाई डिमांड चीज़ मार्केट को अप्रोच करें, तो वहाँ पे हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं और हम ज़्यादा सप्लायर्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। गिव इंसेंटिव्स टू सप्लायर्स टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस। सप्लायर्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए हमें उनको इंसेंटिव्स देने होंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देना होगा ताकि वो हमारे प्रोडक्ट सेल करें। मोर चैनल्स ऑफ मिल्क टू बी एक्सेस टू ऑब्टेन कंटिन्यूस सप्लाई रॉ काउ मिल्क बेस्ड ऑन द चीज़ डिमांड। ज़्यादा चैनल्स हमें देखने होंगे, मतलब फार्मर्स, हमें ज़्यादा फार्म्स देखने होंगे मिल्क के। और हम तो यहाँ ग्राहम फार्म से हम मिल्क से वो करते हैं, हासिल करते हैं। अगर हम इसके अलावा कोई और फार्म्स भी हम एक्सेस करें नज़दीक में, तो हमें सारा साल कंटिन्यूस मिल सकता है। Start advertisements using social media campaigns. Social media is the best and affordable source to advertise products and boost brand visibility by engaging constantly with local people. अच्छा, सोशल मीडिया कैंपेन जितने ज़्यादा हम करेंगे तो उतनी हमारी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होगी, उतनी हमारे सेल ज़्यादा होंगे। यूज़ एन ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस टू एक्सपेंड डिजिटल विजिबिलिटी एंड पीपल कैन ऑर्डर चीज़ ऑफ देयर ओन चॉइस फ्रॉम वेबसाइट। लोग वेबसाइट से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अगर वहाँ पे विजिबिलिटी लोगों की है और हमने ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस को एक्सेस किया है। तो पार्टिसिपेंट इन फार्मर मार्केट कुलिनरी इवेंट्स एंड फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ फॉर नेबरहुड एंगेजमेंट। लोकल इंगेजमेंट्स के लिए फार्मर मार्केट में या कोई भी इवेंट्स हो या फंड रेजिंग हो, उनमें पार्टिसिपेशन करनी चाहिए कंपनी को। क्लाइंट्स माइट फील मोर कनेक्टेड एंड डिवोटेड इफ अ सब्सटेंशियल लोकल प्रेजेंस एस्टैब्लिश्ड। जितना लोकल प्रेजेंस वो लोग देखेंगे कि लोकली कंपनी जो है वो वहाँ पे अपनी प्रेजेंस शो कर रही है, तो क्लाइंट्स भी ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं लोग इसके साथ, कंपनी के साथ फिर इंटरलिंक ज़्यादा होते हैं। गेन मोर कंज्यूमर्स ट्रस्ट ऑन कंपनीज प्रोडक्ट्स बाय ऑफरिंग बेटर प्रोडक्ट्स एंड लोवेस्ट प्राइस इन द मार्केट कीपिंग प्रॉफिट्स मिनिमम। कंज्यूमर ज़्यादा हासिल करने के लिए कंपनी को जो है ये पॉलिसी भी अपना सकते हैं कि वो अपने प्राइसेस कम से कम रखें बाकी मार्केट की निस्बत, और अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाएं। ग्रेजुअली इंक्रीज द प्राइसेस आफ्टर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस टू गेन मोर प्रॉफिट्स एंड हेल्प इन एक्सपेंडिंग बिजनेस। जब कंज्यूमर बेस बन जाए, मतलब काफ़ी सारे इसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, तो फिर ये अपने प्राइसेस थोड़े से बढ़ा सकते हैं ताकि वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाएं। द वे दैट लेफ्ट आफ्टर द मिल्क एंड एनिमल्स फीड शुड बी यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली इन अदर अल्टरनेटिव्स लाइक डेयरी और बेकिंग प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा। द वे कैन बी सोल्ड आउट टू लोकल बेकिंग एंड फर्टिलाइजर कंपनी। जो वे प्रोडक्ट है जो वेस्ट होता है, ये प्रोडक्ट ये एनिमल फीड में भी यूज़ होता है और ये डेयरी फार्म्स को भी प्रोवाइड किया जा सकता है, बेकिंग प्रोडक्ट में भी यूज़ होता है और फर्टिलाइज़र में भी, तो इन कंपनीज़ को भी ये सेल कर सकते हैं।
तो इससे भी ये रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मेकिंग अ लोगो ट्रेडमार्क फॉर हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स वुड मेक एनसीसी कंपनी मोर फेमिलियर एंड प्रोवाइड बिजनेस अ पावरफुल डिफरेंशिएटिंग एडवांटेज। अगर ये अपना लोगो बनाए, ट्रेडमार्क बनाए और अपने प्रोडक्ट्स को की प्रॉपर ब्रांडिंग करें अपने एडवर्टीजमेंट की वजह से, तो ये ज़्यादा फेमिलियर हासिल कर सकते हैं कंपनी। For more clarification and perception, more interviews of different artists, cheese companies, managers and workers should be arranged to address the business strategies in more depth deep analysis। अच्छा, अगर हम इस कंपनी को ज़्यादा और डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो हमें कुछ और इंटरव्यूज़ भी चाहिए होंगी, ताकि वो कुछ मैनेजर्स की या कुछ वर्कर्स की, तो हम ज़्यादा डीपर और क्लियरली हम इसकी परसेप्शन या एनालिसिस कर सकते हैं। कंक्लूजन में देखते हैं तो केस स्टडीज अबाउट अ लोकल आर्टिस्ट और चीज़ कंपनी इन स्कॉटलैंड एंड द रिजल्ट्स इंडिकेट दैट देयर इज इनफ बिजनेस ग्रोथ अवेलेबल इन द मार्केट। The research reveals important findings, issues, and strategic suggestions through a thorough investigation of several aspects that might influence the business course for development। कौन से फाइंडिंग्स हमने निकाले हैं, इसमें इश्यूज निकाली हुई हैं, उसको हमने फेस किया, जो इश्यूज फेस कर रहे थे उनको हमने हाईलाइट किया। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और मार्केट ओरिएंटेशन स्ट्रेटजीज को हमने देखा, फाइनेंशियल सिचुएशन बिजनेस की देखी, क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी हमने देखी इसकी। A comprehensive approach that incorporates manufacturing efficiency, market expertise, and economic viability was required given the cheese market fluctuation nature. The report gives practical suggestions for promoting product development, increase exposure। अच्छा, तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन, मतलब इस जस्ट समरी है, इसको आप ओवरव्यू करें, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे ये जो रिसर्च रेफरेंसेस है ये सारे यहाँ पे इंक्लूड हैं। ये सेक्शन 6 है, ठीक है। ये सेक्शन 6 में रेफरेंसेस भी आ गए, अपेंडिक्स भी आ गई। अपेंडिक्स में भी फिर क्या क्या इंक्लूड है, अपेंडिक्स में ये वाइट पेपर इंक्लूड है, तो ये अपेंडिक्स 1 वाइट पेपर है, ठीक है। इसका टॉपिक आ गया लोगी चीज़ कंपनी, एग्जीक्यूटिव समरी है इसकी। बाकी ये जो है इसका अपना टेबल ऑफ कंटेंट है, और यहाँ पे टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ फिगर्स हैं, लिस्ट ऑफ टेबल जो वाइट पेपर में यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है वाइट पेपर का, ठीक है। यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे कंक्लूजन है, यहाँ पे इसके वाइट पेपर के रेफरेंसेस इंक्लूड हैं। और ये अपेंडिक्स 2 जो है वो यहाँ पे बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल बैलेंस शीट है। इसको मैंने प्रॉपरली ऑर्डर में रखा है, सारी अलग अलग कैलकुलेशंस करके, सॉरी ये इसको अलग अलग सेक्शंस में ठीक तरह से मैंने इसको लिखा है ताकि इसको देखने में आसानी हो, ठीक है। ये क्रेडिट अमाउंट है वगैरह वगैरह, तो ये सारी इसकी डिटेल हो गई। तो ये रिपोर्ट आज कंप्लीट हो गया।